Hello students, welcome to Solution Academy India. Get the solution of all problems. So आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 यानी पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर मोइन उमरा। हम लोगों ने पिछले 2 पार्ट्स में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। प्लीज़ उन पार्ट्स को व्यू ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी कंटेंट प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था पार्ट 2, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों? अगर आपने उसको नहीं व्यू किया है प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर व्यू करिएगा, तभी ये वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स डिस्कस किए थे। हिस्ट्री ऑफ एटम डिस्कस किया था, एटम हमारा क्या होता है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने लिमिटेशंस डिस्कस करी थी, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 3। तो देखिए हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या हैं। पहला टॉपिक है मॉडल ऑफ एटम। आज हम लोग मॉडल ऑफ एटम के बारे में ही फुल डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एटम हमारा होता क्या है और किन किन चीजों से मिलकर एटम बना हुआ है। एटम की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली, और हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि एटम हमारा दिखता कैसा है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डाल्टन ने तो ये बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेट नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो पहले साइंटिस्ट रहे वो कौन थे? जे थॉमसन थे, जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा जो मॉडल ऑफ एटम है उसका 1.1 यानी पहला टॉपिक है थॉमसन की एटॉमिक मॉडल। ठीक है, फिर उसकी हम क्या पढ़ेंगे? लिमिटेशंस पढ़ेंगे। फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स और फिर उसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा टॉपिक क्या है? हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टेबल प्रोवाइड करेंगे जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर। फिर हम देखेंगे कि हम एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी एटम को लिखा कैसे जाता है उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ। ठीक है, द लास्ट टॉपिक इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हमने क्या डिस्कस करना है कि मॉडल ऑफ एटम। तो जो हमारे थॉमसन थे यानी जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी करी थी, इन्होंने पहला मॉडल दिया एटॉमिक मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो जे थॉमसन देखिए लिखा हुआ है, वॉज द फर्स्ट हु प्रपोज्ड अ डिटेल्ड मॉडल ऑफ एटम। डिटेल्ड मॉडल ऑफ एटम, तो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया डिटेल्ड में। तो बच्चों इन्होंने क्या कंसिडर किया? इन्होंने कंसिडर किया कि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में फैला हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एट सम प्लेसेस। सबसे पहली बात थॉमसन ने ये बताई कि हमारा जो एटम है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है हमारा एटम। ठीक है, फिर इन्होंने एक वाटरमेलन से इसको कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया बच्चों? वाटरमेलन से कंपेयर किया, यानी कि इन्होंने कहा कि जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का वो हमारे प्रोटॉन है, यानी जो हमारा प्रोटॉन है वो पूरे में फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। ठीक है, इन्होंने वाटरमेलन को कंपेयर किया किससे? एक एटम से। फिर उन्होंने क्या बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये आज भी इस कॉन्सेप्ट को क्या माना जाता है? सही माना जाता है, यानी एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ये बात भी जे थॉमसन ने ही बताई थी। तो जे थॉमसन की 3 बातें हमें याद रखनी है कि एटम हमारा स्फेरिकल होता है। एटम में हम किसको कंपेयर करेंगे? एटम को किससे कंपेयर करेंगे? एक वाटरमेलन से कंपेयर करेंगे। तो वाटरमेलन में जैसे रेड पार्ट पूरे में बिखरा हुआ होता है, उसी तरीके से जो प्रोटॉन है वो पूरे में फैला हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो सीड्स की तरह धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं।
ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब थॉमसन ने ये मॉडल दिया उस टाइम पे हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमारे पास क्या चीजें थी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, दो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन था और प्रोटॉन था। तो इन्होंने अपने मॉडल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करी है, न्यूट्रॉन की बात नहीं करी। तो देखिए हमारा जो है ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए जो जे थॉमसन है उन्होंने क्या बताया कि एटम हमारा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ये देखिए। ओके, जो रेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपको रेड पार्ट ये दिखाई दे रहा है, पूरे में बिखरा हुआ है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज मैटर है, यानी प्रोटॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे धसे हुए हैं, बीज की तरह, वाटरमेलन के सीड्स की तरह धसे हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो जे थॉमसन ने बताई थी। ठीक, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड कि हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशंस क्या रही, लिमिटेशन पहली तो ये रही कि जो मेन डिफेक्ट था इस मॉडल का, उसमें कंसिडर किया गया था कि पूरे में मास फैला हुआ है। अभी हमने आपको पार्ट 2 में जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें आपको ये बताया था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है उसका मास, यानी कि उसका मास का कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत ही कम वैल्यू होती है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और पूरा जो वेट होता है वो किसका होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। तो जे थॉमसन ने बताया कि जो हमारे प्रोटॉन है वो पूरे में फैले हुए, यानी कि जो एटम में मास है वो पूरे में बिखरा हुआ है, इवनली स्प्रेडेड है। ठीक है, लेकिन ये बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई। क्यों, क्योंकि हमारे पास आगे हम जो थ्योरी पढ़ेंगे रदरफोर्ड की, उसमें उन्होंने बताया कि एटम हमारा ऑलमोस्ट हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया, इट इज अ स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, रुके हुए हैं, कुछ रिवॉल्व किसी के चारों ओर नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है, प्रोटॉन का कोई मूवमेंट नहीं है। ये बात जे थॉमसन ने बताई थी, जो कि इनकी क्या बन गई, लिमिटेशन बन गई। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, और इसको गोल्ड लीफ या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे जो रदरफोर्ड रहे, रदरफोर्ड बहुत ही एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों, अल्फा पार्टिकल वो होते हैं जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम हो, जैसे कि हीलियम। हीलियम जो है हमारा बच्चों, उसमें क्या है, उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, देखिए प्रोटॉन का सिंबल ये होता है, ठीक है, प्लस करके, तो उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 2 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन भी 2 है। ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सिंबल होते हैं। तो हीलियम क्या है, हीलियम एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल को इन्होंने क्या किया, बहुत ही स्पीड के साथ इन्होंने बम्बार्डमेंट कराई। बेटा ये अल्फा है, ठीक है, इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से बम्बार्डमेंट कराई, किस पे, एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे, यानी एक पतला सा एक थिन शीट ली, थिन फॉइल लिया गोल्ड का, जैसे चांदी का वर्क, सोने का वर्क होता है ना, मिठाइयों पे चढ़ा होता है, तो एक फॉइल लिया उन्होंने और उस पर एक्सपेरिमेंट कराया। ठीक है, और उसको कैसे देखा हम लोगों ने, माइक्रोस्कोप से देखा। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा ये डायग्राम बना हुआ है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जो कि इन्होंने एक पतली सी गोल्ड की फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो हमारे ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल की खास बात ये भी याद रखनी है कि अल्फा पार्टिकल हमारे जो है वो पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, अल्फा पार्टिकल हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हीलियम लिखा हुआ है, अभी हमने आपको हीलियम का एग्जाम्पल बताया था। तो इन्होंने क्या किया, हीलियम के पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई, बहुत ही स्पीड से कराया।
तो इसमें डायग्राम में हमें क्या पता चल रहा है कि देखिए कुछ पार्टिकल्स हमें आर पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये दिखाई दे रही है लाइन आपको। तो जितने भी पार्टिकल्स हमने, जैसे मान लीजिए 10,000 की पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई, तो ऑलमोस्ट जो है हमारे ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल क्या हो गए, आर पार हो गए। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स देखिए अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए। ये देखिए दिखाई दे रहा है, सीधे स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे और कैसे हो गए, एंगुलर, कुछ एंगुलर डिफ्लेक्शन हो गया इसमें। ठीक है, और अगर हमने 10,000 पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई है तो उसमें से कुछ फ्यू पार्टिकल्स, मान लीजिए एक पार्टिकल ऐसा होगा जो पूरा पूरा क्या हो गया, वापस आ गया, पूरा पूरा वापस आ गया, यानी 360 डिग्री पे रोटेट होके वापस आ गया। इससे हमें क्या पता चला, पहले जो हमारी जो रेज हैं अल्फा पार्टिकल की, वो क्या हो गई, आर पार हो गई, जिससे हमें पता चला कि एटम हमारा हॉलो होता है। जैसे कि हमारे जो थॉमसन थे, जे थॉमसन, उन्होंने बताया था कि एटम हमारा सॉलिड है। क्यों सॉलिड था, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट पूरे में बिखरा हुआ था, मास पूरे में बिखरा हुआ था। वाटरमेलन से उन्होंने कंपेयर किया था। अगर हम वाटरमेलन में कोई कुछ फेंक कर मारे नुकीली चीज, तो वो क्या होगी, उसमें जाके धंस जाएगी उसके रेड पार्ट में, यानी कि वो सॉलिड है। इसी तरीके से उन्होंने एटम को और वाटरमेलन से कंपेयर किया था, तो क्या बताया था कि एटम भी हमारा कैसा होता है, वाटरमेलन की तरह सॉलिड होता है। जबकि हमारे रदरफोर्ड ने क्या बताया है कि जो एटम है वो ऑलमोस्ट क्या है बच्चों, हॉलो है। तो जो हमारा सेकेंड पार्टिकल, आपको ये सेकेंड लाइन दिख रही है, ये जो कुछ एंगुलर डिफ्लेक्शन हुआ, जिसमें ये वाली लाइन, ये देखिए, ठीक है, इसमें जो एंगुलर डिफ्लेक्शन हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे रास्ते में क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और डिफ्लेक्ट क्यों हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव था, जो हमारे हीलियम है वो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अपोजिट चार्जेस, और जो हमारे अपोजिट चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अट्रैक्ट हो जाने चाहिए आपस में, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। लेकिन यहाँ पर रिपेल क्यों हो रहे हैं, तो रिपेल बच्चों इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैटिक नहीं है, जैसा कि जे थॉमसन ने बताया था। जे थॉमसन ने बोला था कि स्टैटिक मॉडल होता है एटम का, यानी इलेक्ट्रॉन हमारे किसी भी तरीके से मूवमेंट नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे हैं, बीज की तरह धसे हुए, रुके हुए हैं एक जगह पर। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से। ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड होती है उनकी। तो इसीलिए हमारा जो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन ने उसको टकरा के कहाँ भेज दिया, उसका एंगुलर डिफ्लेक्शन करा दिया। ठीक है, तो अब लास्ट बचा कि हमारा जो ये वाला पार्टिकल था, ये पूरा पूरा रोटेट क्यों हो गया, वे पूरा पूरा अपने पाथ से ही, जिस पाथ से आया उसी पाथ से ही 360 डिग्री पे वापस क्यों चला गया। तो इसलिए चला गया क्योंकि हमारे पास बीच में एक बहुत ही डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, डेंस पॉजिटिव एक रीजन है जिसने एटम का पूरा पूरा मास क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। यानी एटम जो है वो चारों तरफ से कैसा है, हॉलो है। बीच में एक सेंटर में एक पॉजिटिव रीजन है जिसने एटम के पूरे मास को होल्ड करके रखा है। तो जो पॉजिटिव चीज आई, अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव था, और हमारा न्यूक्लियस भी पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर गए बच्चों, रिपेल कर गए। और पूरा पूरा 360 डिग्री पे उसी पाथ पे क्यों रिपेल किया, क्योंकि सारा वेट कहाँ था, इसमें था। बहुत भारी चीज से अल्फा पार्टिकल टकराया और 360 डिग्री पे रिपेल कर गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशंस अभी हमने आपको बता दी। देखिए, most of the alpha particles 99% passes through it without any deflection। जो सीधे सीधे आर पार हो गए थे। ठीक है, तो 99% जितने भी हमने पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई, उसमें से अल्फा पार्टिकल जो 99% थे वो क्या हो गए, सीधे सीधे बिना किसी डिफ्लेक्शन के आर पार निकल गए। सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। ये हम लोगों ने सेकेंड वाला देखा था कि स्ट्रेट आ रहे थे और टकरा के कहाँ चले गए, कुछ एंगुलर डिफ्लेक्शन हो गया उसमें। ठीक है, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स ओकेजनली, एंड अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड बाय 360। हमने आपको बताया कि अगर हम 10,000 पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करा रहे हैं बच्चों, तो उसमें से एक पार्टिकल क्या होगा, 360 डिग्री पे पूरा पूरा अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा।
ठीक है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने डिस्कस कर ली है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्क्लूजन देखेंगे किसका, रदरफोर्ड के मॉडल का। तो कॉन्क्लूजन क्या निकला कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज बच्चों क्या होता है, हॉलो होता है, यानी कि लार्ज एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर, एटम हमारा ऑलमोस्ट हॉलो है, ये अभी बात हमने आपको बताई। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, होल पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखा है बच्चों, देखिए होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द स्पेस ऑक्यूपाइड विथ पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, यानी सेंटर में एक पॉजिटिव रीजन बन गया। ठीक है, जो पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज होल्ड करके एटम का रखता है। यहीं से ही बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां से क्या हुई, यहां से हुई डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में किसका नाम लिखना पड़ेगा, रदरफोर्ड का नाम लिखना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है, जैसे कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी करी थी, उसी तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है, रदरफोर्ड ने करी है। फिर रदरफोर्ड का नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा, कंक्लूजन, कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टैटिक नहीं है, जो जे थॉमसन ने बता दिया था। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आगे चल के हमारा रदरफोर्ड का लिमिटेशन बनेगी, यही बात। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखनी बच्चों, कि जो जे थॉमसन ने बताया था एटम इज स्फेरिकल और एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये दो बातें इसमें कंक्लूड करी जाएंगी, यानी अभी तक वो बातें सत्य मानी जाती हैं। ठीक है, एटम इज स्फेरिकल, उन बातों का डिस्कार्ड नहीं हुआ था, वो फेलियर नहीं था उनका। एटम स्फेरिकल होता है और एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के पास बच्चों, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। ये बात डिस्कार्ड नहीं हुई थी जे थॉमसन की। आगे देखिए, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या रही, लिमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट ये रही कि इट डज नॉट ओबे मैक्सवेल थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये देखिए, यही हमने बोला था कि जो कंक्लूजन का पीछे लास्ट पॉइंट था, वही हमारा क्या बनेगा, लिमिटेशन बनेगी। मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है, मैक्सवेल थ्योरी ये कहती है कि अगर हमारा कोई पार्टिकल चल रहा है, अगर हमारा कोई पार्टिकल मूविंग स्टेट में है, तो वो रेडिएशंस एमिट करेगा, यानी अपनी एनर्जी क्या करता जाएगा, एमिट करता जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था रदरफोर्ड ने, कि ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन ने पहला चक्कर लगाया, ठीक है, इसकी एनर्जी एमिट हो गई, क्योंकि ये एक क्या है, पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल है। फिर दूसरा चक्कर लगाया और एनर्जी एमिट हुई, ये न्यूक्लियस के और पास आ गया। न्यूक्लियस के पास क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव है और न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव है। फिर एक टाइम आएगा कि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जाके कोलैप्स हो जाएगा, किसमें, न्यूक्लियस में। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स हो रहा है, यानी चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, अपने आप गायब हो जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं होता बच्चों, जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्या, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, यही लिमिटेशन बन गई कि देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, सो इट्स लूप इज रिड्यूस्ड एंड कोलाइड विद न्यूक्लियस। ठीक है, उसका लूप क्या होता जाएगा, ये लूप बने हुए, ये लूप रिड्यूस होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक टाइम आएगा कि वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिटेशन थी हमारी किसकी, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। अब देखिए हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि हम आपको एक टेबल प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी ई गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, जेम्स चैडविक ने करी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता। तो ये सिंबल्स हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं और न्यूट्रॉन पे जीरो, क्योंकि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल।
अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये चार्ज भी याद रखना है कि हमारे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जी, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात, क्योंकि प्रोटॉन का भी चार्ज उतना ही होता है। देखिए, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको कहीं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज पूछा जाए तो आप यही बताएंगे, लेकिन प्लस माइनस के साथ, ठीक है। और न्यूट्रॉन का चार्ज बच्चों कितना होता है, 0। फिर हमें क्या याद रखना है, मास याद रखना है। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.108 इंटू 10⁻⁻28 माइनस की 28 ग्राम, ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप मास को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मास हमारा कितना है, माइनस का 28, पावर कितनी है, माइनस की 28, और आगे भी बहुत बड़ी वैल्यू रखी हुई है। यानी जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 की पावर 28 से तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। यानी इलेक्ट्रॉन का मास हमने आपको पहले ही बता दिया कि इतना कम होता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको लर्न जरूर करिएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर। ये देखिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को बच्चों हम डिनोट करते हैं किससे, जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है एटॉमिक मास में और एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक मास को ए से डिनोट किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन होते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के भी तो इक्वल होना चाहिए, जबकि फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उस केस में हमारा एटम न्यूट्रल होना चाहिए, यानी एटम पे किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। यानी कैटायन और एनायन के केस में ये जो बात लिखी हुई है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सही नहीं होगी। हमारा एटम न्यूट्रल होगा तभी ये बात सही होगी कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अगर कैटायन या एनायन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आने लगेगा। तो सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। इट इज डिनोटेड बाय Z, Z से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए हमने आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम इज 11, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर सोडियम हमारा न्यूट्रल है, यानी किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, यानी कि कैटायनिक या एनायनिक नहीं है सोडियम, सोडियम तो बेसिकली कैटायनिक होता है क्योंकि वो मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। तो अगर सोडियम पे आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये वाला जो पॉइंट है वो एप्लीकेबल है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ, यानी एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो इक्वल होंगे किसके, एटॉमिक नंबर के। किस केस में, न्यूट्रल एटम के केस में, जब कोई चार्ज नहीं होगा, जब हमारा एटम जो है वो कैटायनिक या एनायनिक नहीं होगा तब, ठीक है बच्चों। अगर देख लीजिए कि हमारा सोडियम एटम लिखा हुआ है ऐसे, सोडियम है, ये दिख रहा है, सोडियम पे कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर हम सोडियम हमारा कैटायनिक फॉर्म में है तो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे। अगर आपको इन चीजों में कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, जैसे कि हमारा एटम आयन कैसे बनता है, एटम आयन बनता कब है, कैटायनिक और एनायनिक एटम कैसा होता है, यानी कि हमारे पास जब कैटायन और एनायन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है, और कैसे डिफरेंस आएगा, ये सब अगर आपको जानना है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम उस पर भी वीडियो
बनाएंगे, ठीक है। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नए नए कंटेंट मिलते रहें, और शेयर करिए और बच्चों से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास नंबर। ये देखिए, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि मास नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होनी है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z एंड मास नंबर इज डिनोटेड बाय A। ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बच्चों ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को नहीं बताई जाती, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स जो है वो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये कहाँ रहते हैं बच्चों? ये रहते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। जो हमारे पास नया मॉडल आएगा नील बोर का, अगर आप उसको हमें बताएंगे कि हमें वो नील बोर का टॉपिक पढ़ना है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। वो आपके 11th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th 12th के लिए, ठीक है। तो और हमारे पास IIT JEE के लिए भी, नीट के लिए भी ये जो नील बोर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो हमें मैसेज जरूर करिएगा, हम उस पर भी आगे वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें नील बोर बताया है नील बोर ने कि हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बच्चों, वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन हमारा फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि हमारा न्यूक्लियस है बच्चों, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती हैं? शेल्स होती हैं, शेल्स या फिर ऑर्बिट। ये बात नील बोर ने बताई थी, ठीक है। इन ऑर्बिट्स में बच्चों कौन रहते हैं? इन ऑर्बिट्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में रहते हैं। तो हम मास नंबर में क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कि हमारा जो मास नंबर है वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होगा। यानी कि आप समझ रहे हैं, जो हमें किसने बात बताई थी? रदरफोर्ड ने बात बताई थी कि जो एटम का मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है एक जगह पे, न्यूक्लियस में। यही बात है कि हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और एटम का पूरा पूरा मास कौन होल्ड करके रखता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। ये बात हमने आपको बताई थी कि इट इज डिनोटेड बाय ए। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू रिप्रेजेंट एन एटम। आप ये देखिए, ये एटम का रिप्रेजेंटेशन है। एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये किसी को जल्दी समझ नहीं आता और ना ही पता होता है। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे करना है। हमने माना कि एक्स हमारा एक एटम है, ठीक है बच्चों। एक्स हमारा क्या है? एक एटम है। ये देखिए एक्स बना हुआ है। एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स बेसिकली कोई एलिमेंट होता नहीं है, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला बनाया है कि x हमारा क्या है? एक एटम है। a हमारा क्या है बच्चों? a जो है वो मास नंबर है, और z जो है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सुपर स्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं? मास नंबर लिखते हैं, और सब स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मेंशन भी किया हुआ है कि a क्या है? हमारा मास नंबर है, z एटॉमिक नंबर है, और x कोई भी एक एटम है, ठीक है, एटॉमिक सिंबल है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक दूसरा भी रिप्रेजेंटेशन है बच्चों हमारे पास, ये क्या है? ये x है एटम, ठीक है। हम यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे और यहाँ पे उसका मास नंबर लिखेंगे, ठीक। चाहे आप तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल कर लीजिए या फिर ये वाला रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल चाहते हैं तो हमारे पास सोडियम का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। सोडियम हमारा Na, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, और मास नंबर कितना होता है बच्चों? 23। तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं? सोडियम हमारा Na है, ठीक है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, और 23 क्या है बच्चों? उसका मास नंबर है, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि कैसे हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसी की वजह से डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट 2 में कि डाल्टन के लिमिटेशंस क्या रहे हैं। आइसोटोप्स और आइसोबार्स की वजह से ही डाल्टन के जो पोस्टुलेट्स थे वो फेल हो गए। तो हम लोग आइसोटोप्स में क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर।
एक एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, एटम अगर हमारा न्यूट्रल है तो। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, और जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बच्चों वो किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम है यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और अगर मास नंबर डिफरेंट है यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो देखिए सेकंड पॉइंट में यही बात लिखी हुई है, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, thus isotopes of an element show similar chemical properties but different physical properties। ओके बच्चों, तो देखिए ये एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, हमारा क्या है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, जो एटॉमिक नंबर, तो यहाँ एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम में भी 1 और ट्राइटियम में भी 1। लेकिन देखिए बच्चों मास नंबर कितना है, यहाँ 1 है प्रोटियम का, यहाँ ड्यूटेरियम का 2 है, यहाँ ट्राइटियम का 3 है। ठीक है, तो इन तीनों केस में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, यानी केमिकली ये सेम सब्सटेंसों से रिएक्ट करेगा, सारी रिएक्शन सेम होंगी केमिकल रिएक्शंस, लेकिन जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है यानी मास, डेंसिटी, इन सब पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि इसका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बच्चों क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स जो है वो आइसोटोप्स का उल्टा लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, आइसोबार्स में हमारे पास क्या होगा, आइसोबार्स में डिफरेंट atoms of different element which have similar mass number but different atomic number। क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। तो हम लोगों ने आइसोटोप्स में क्या पढ़ा था, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। अभी यहाँ पे क्या है, सिमिलर मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और मास नंबर सेम है, सिमिलर है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चों, सिमिलर होंगी। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट इज आइसोबार्स डू नॉट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने बच्चों आपको बात बताई कि अगर किसी के एटम्स के जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, उसका मतलब क्या है कि जो उसके एटॉमिक नंबर है वो क्या होंगे, सेम होंगे, जो हम लोगों ने आइसोटोप्स में पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि इसका मास नंबर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए किसका लिया हुआ है, कार्बन का लिया हुआ है, और किसका लिया हुआ है, नाइट्रोजन का लिया हुआ है। तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए, कार्बन में हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और नाइट्रोजन में कितना है, 7। इसीलिए कार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इज डिफरेंट फ्रॉम नाइट्रोजन। कार्बन हमारा किस फैमिली में आता है, कार्बन हमारा आता है 16 ग्रुप में, और नाइट्रोजन हमारा आता है 17 ग्रुप में। अगर ग्रुप डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। हमारे पास अगर आपको इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, जैसे हमने प्रॉपर्टीज पे बात करी, ग्रुप पे बात किया, ग्रुप, पीरियड, ठीक है, यानी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आपको पीरियोडिक टेबल पे भी वीडियो मिलेगा। आप अगर जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर मैसेज करिए और बताइए कि आपको इस चीज़ में दिक्कत है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन एकेडमी द्वारा, और आपको वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, अब ये देखिए मास नंबर कितना है, 14 है। ठीक है, अगर मास नंबर सेम है तो बच्चों क्या सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी इनका कुछ ना कुछ अपीयरेंस, थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस सेम होगा। अब हमारे पास बच्चों देखिए ये क्या है, टेबल दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसमें डिस्कवरी लिखी हुई है और कुछ साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे एटम की डिस्कवरी जॉन डाल्टन ने करी थी, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, और न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी थी। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जिससे आपको साइंटिस्ट के नेम याद हो जाएंगे कि किसने किस चीज की डिस्कवरी करी थी। ठीक है बच्चों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पार्ट है वो समझ में आया होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं।
आई होप आपको हमने अच्छे से समझाया होगा, और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हम आपको और कंटेंट आगे प्रोवाइड कर सकें, ठीक है बच्चों। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा।